हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम आपकी इंग्लिश बुक का सेकंड जो यूनिट है उसको पढ़ेंगे, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, यानी कि संगीत की आवाज़। तो इस चैप्टर के दो पार्ट हैं और दोनों में दो अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने म्यूज़िक के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस पाई है। तो सबसे पहली है एवलिन ग्लेन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और बाद में है बिस्मिल्लाह खान, जो इंडिया के ही हैं, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो एवलिन ग्लेन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, और ये एक बहुत ही अजीब बात है क्योंकि एवलिन ग्लेन जो थी वो बहरी हो गई थी, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था, वो डेफ थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे से म्यूज़िक प्ले किया करती थी। तो एवलिन ग्लेन लिसन टू म्यूज़िक विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेन जो थी वो म्यूज़िक को सुना करती थी बिना उसे सुने। तो ये जो लेसन लिखा है ये लिखा है आपका डेबोरा काउले ने, जो ओटावा में रहती हैं और एक राइटर है और एक ब्रॉडकास्टर है। ब्रॉडकास्टर वो होते हैं जो रेडियो या फिर किसी उस पे काम करते हैं जहाँ पर कोई न्यूज़ या कोई भी चीज़ ब्रॉडकास्ट की जाती है या शो की जाती है, जैसे टीवी पर न्यूज़ आती है, इसी तरीके से। तो शी हैड ट्रेवल्ड द वर्ल्ड वाइल राइटिंग मोर देन 100 आर्टिकल्स फॉर डिफरेंट एडिशंस ऑफ द रीडर्स डाइजेस्ट। रीडर्स डाइजेस्ट एक बहुत ही फेमस मैगज़ीन है और उसके लिए इन्होंने करीब 100 आर्टिकल्स लिखे। जैसे आप ऐसे लिखते हैं वैसे ही 100 आर्टिकल्स लिखे उसके लिए, रीडर्स डाइजेस्ट के लिए, जब वो पूरी दुनिया में घूम रही थी। Many of which have been translated into dozens of language, और उनके आर्टिकल्स इतने फेमस थे कि उनको कई भाषाओं में, दर्जनों भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, उनको अनुवादित करके लिखा गया ताकि दूसरे देश के लोग जो इंग्लिश को नहीं जानते हैं या उनकी लैंग्वेज को नहीं जानते हैं तो उसको पढ़ सके और जान सकें कि उन्होंने अपने कौन से विचार जो हैं दूसरों के साथ शेयर किए हैं। She has been on air broadcaster for CBC Radio in Washington DC। तो वो CBC रेडियो वाशिंगटन में जो है वहाँ पर भी ब्रॉडकास्टर रही हैं, वहाँ पर भी उन्होंने जैसे रेडियो जॉकी कहते हैं ना वैसे ही काम किया है उन्होंने। एंड वर्क फॉर CBC टेलीविज़न इन लंदन एंड कायरो इजिप्ट। साथ ही उन्होंने CBC टेलीविज़न के लिए भी काम किया, लंदन में, कायरो इजिप्ट में ही है कायरो, वहाँ पर। शी इज़ द ऑथर ऑफ कायरो अ प्रैक्टिकल गाइड। नाउ इट्स 17th एडिशन ऑफ ल्यूसिल टिसडेल डॉक्टर ऑफ करेज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ओटावा बुक अवार्ड। तो ये जो है ये ऑथर है एक किताब की जिसका नाम है अ प्रैक्टिकल गाइड नाउ, और अब जो है इस जो बुक है इसका जो 17th एडिशन है, यानी कि ये 17वीं बार प्रकाशित होकर निकल रही है। तो इसको जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है एक अवार्ड के लिए जो ओटावा में दिया जाता है किताबों के लिए। विद हर हस्बैंड जॉर्ज काउली शी रोट वन वुमेन्स जर्नी अ पोर्ट्रेट ऑफ पाउलिन वेनियर। तो अपने हस्बैंड के साथ इन्होंने मिलकर, जिनका नाम है जॉर्ज काउली, उनके साथ मिलकर के एक और किताब लिखी और उसका नाम है अ पोर्ट्रेट ऑफ पाउलिन वेनियर। अब हम अपने लेसन तरफ आ जाते हैं। तो द बायोग्राफिकल फीचर द साउंड ऑफ म्यूजिक रिवील्स द अचीवमेंट ऑफ द मल्टी परक्यूशनिस्ट एवलिन ग्लेन हु ओवरकम हर हैंडीकैप ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट विद ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस। तो ये जो लेसन हम आगे पढ़ने वाले हैं ये एक लड़की के बारे में है, उसके जीवन के बारे में है, जीवनी है, ये बायोग्राफी है और ये रिवील करती है एक लड़की के बारे में जो परक्यूशनिस्ट थी, जो कई सारे म्यूजिशियन थी वो। तो वो हैंडीकैप हो गई थी, किस तरीके से उसको सुनाई देना बंद हो गया था, लेकिन फिर भी उसने सक्सेस पाई म्यूज़िक के फील्ड में। अब म्यूज़िक बिना सुने तो बजाया नहीं जा सकता, लेकिन उसने ऐसा कैसे किया, इतनी लगन थी उसके अंदर कि उसने म्यूज़िक को बिना सुने ही उस पर महारत हासिल कर ली। तो ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ था। द फीचर डिस्क्राइब्स हाउ अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ रॉन फॉर्ब्स एवलिन ग्लेन फाउंड अ वे आउट ऑफ हर प्रॉब्लम बाय डेवलपिंग एन एबिलिटी टू सेंस म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी।
तो ये जो लेसन है ये हमें बताएगा कि किस तरीके से जो एवलिन ग्लेन है उसने रॉन फॉर्ब्स जो उसके मास्टर थे उनके गाइडेंस में किस तरीके से अपनी जो अक्षमता थी सुनने की उससे परे हट के उसको जीत करके म्यूज़िक को किस तरीके से अपने पूरे बॉडी के अलग अलग भागों में महसूस करना शुरू किया और उस हिसाब से उसने म्यूज़िक को क्रिएट करना या म्यूज़िक को बजाना सीखा। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो अभी स्टोरी जब स्टार्ट हो रही है तो ये एक ट्रेन प्लेटफॉर्म का सीन है। आपने देखा होगा लॉकडाउन लगने से पहले लोकल ट्रेन्स के लिए कितनी भीड़ रहती थी, इसी तरीके से जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, रश आवर चल रहा है और क्राउड जो है वो एक दूसरे को जॉसल धक्का मुक्की कर रही है ताकि वो ट्रेन पर चढ़ सके। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17th ईयर was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। अब वो जो लड़की है यहाँ पे इतनी भीड़ में, पतली सी लड़की है, पतली दुबली सी, और वो 17 साल की है वैसे तो, लेकिन उससे ज़्यादा छोटी लग रही है और वो बहुत ही नर्वस है, साथ के साथ वो एक्साइटेड भी है। अब वो क्यों है आगे पता चलेगा। अब जैसे जैसे उसे पता चल रहा है ट्रेन नज़दीक आ रही है उसकी वाइब्रेशंस उसे महसूस हो रही हैं और जैसे जैसे उसे वो वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं वो एक्साइटेड होती जा रही है, साथ के साथ नर्वस भी होती जा रही है। जैसे आप कभी कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप एक्साइटेड भी रहते हैं कि क्या सवाल पूछे जाएंगे और साथ में नर्वस भी रहते हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन। वो अपना सपना जो है वो सच करने चाह रही थी, इसलिए वो नर्वस थी। तो वो जो उसका पहला दिन था वहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल था, बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल था, वो था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन का। एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और इतना प्रसिद्ध, इतना बड़ा स्कूल था कि कोई भी जो छोटी जगह से कोई बच्चा वहाँ जाएगा तो उसके लिए काफ़ी घबराने वाली बात भी है कि वो इतने बड़े स्कूल में जा रहा है। मतलब वो छोटी सी लड़की थी, किसी छोटी सी जगह से आई थी, वो इतनी बड़ी जगह पर पहुंचने जा रही थी, स्कूल में एडमिशन लेने जा रही थी, बहुत ही फेमस स्कूल में। तो उसके वो थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। पर ये जो म्यूजिशियन है, आगे भावी बनने वाली म्यूजिशियन है, वो बाकी सारे चैलेंजेस जो और म्यूजिशियन झेल रहे हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज था उसके पास में। बाकी तो सारे इसलिए क्योंकि वो सिर्फ सीख नहीं पा रहे थे या सीखने के लिए जा रहे थे, उन्हें सिर्फ सीखना था वहाँ पे। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसे सिर्फ म्यूज़िक सीखना ही नहीं था, इसको थोड़ा अलग तरीके से सीखना पड़ेगा म्यूज़िक, क्योंकि इसको सुनाई नहीं देता था। प्रोफाउंडली डेफ, गंभीर रूप से बहरी थी वो, बहरी यानी उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता था। तो वो म्यूज़िक सुनेगी कैसे, और सुनेगी नहीं तो सीखेगी कैसे। जब तक आप सुनोगे नहीं किसी वर्ड का उच्चारण तो आप उसे बोल भी नहीं पाओगे। ऐसे ही म्यूज़िक है, जब तक वो सुनेगी नहीं तो उस म्यूज़िक के नोट को वो बजा भी नहीं पाएगी। एवलिन ग्लेन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब एवलिन ग्लेन एकदम से बहरी नहीं हुई है, वो पैदा जब हुई थी तो वो बहरी नहीं थी। उसका जो सुनने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती गई, धीरे धीरे कम होती गई। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। अब उसकी मम्मी को ये बात कब महसूस हुई कि उसके वो सुनने में कुछ दिक्कत हो रही है, जब वो लड़की एवेलिन जो है वो 8 साल की थी और वो इंतज़ार कर रही थी पियानो बजाने के लिए कि उसका नंबर आएगा, उसका नाम बोला जाएगा और वो पियानो बजाने जाएगी। They called her name, उन लोगों ने उसका नाम भी बुलाया। And she didn't move। वो वेट कर रही है इतनी देर से कि मेरा नाम लिया जाएगा और मैं जाऊंगी, पर वो लोग जब नाम ले रहे थे तो ये बिल्कुल हिली ही नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, सेज इज़ाबेल ग्लेन। तो उसकी जो माँ है इज़ाबेल, वो कहती है कि मुझे अचानक से ही ये महसूस हुआ कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है या उसने सुना नहीं है। फॉर क्वाइट अ वाइल
एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। पर कुछ समय के लिए तो एवलिन ने मैनेज कर लिया कि उसके फ्रेंड्स को या उसके टीचर्स को ये पता ना चले कि वो बहरी हो रही है या उसे सुनाई नहीं दे रहा है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। लेकिन अब जब जैसे ही वो 11 साल की हो गई तो उसके जो मार्क्स थे वो गिर गए, यानी कि उसके पहले बहुत अच्छे मार्क्स आते थे और फिर उसके बाद उसके कम मार्क्स आने लगे, क्योंकि उसे टीचर की कोई बात समझ में ही नहीं आती होगी। जब सुनाई नहीं दे रहा तो समझ में कहाँ से आएगा, समझ में नहीं आएगा तो एग्ज़ाम में क्या लिखेगी बेचारी। तो उसके मार्क्स जब ख़राब होने लगे तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधान अध्यापिका थी, तो उन्होंने उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इसको लेके जाओ डॉक्टर के पास में, किसी स्पेशलिस्ट के पास में लेके जाओ। इट वॉज देन, और ये तब था, डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और तब ये बात पता चली कि वो धीरे धीरे बहरी होती जा रही थी और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी उसकी अब तक 8 साल से 11 साल तक में। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि उसकी जो नस थी वो धीरे धीरे जो है वो ख़राब होती जा रही थी और वो ख़राब हो गई थी, डैमेज हो गई थी। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। अब उन लोगों ने उसे कहा कि भाई इसको जो है हियरिंग एड लगा दो, एक मशीन होती है कान में लगा दो ताकि इसको आवाज़ आने लग जाए, सबकी आवाज़ सुनाई देने लग जाए। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और इसे जो है जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं उनके स्कूल में आप इसे भेज दो। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। अब एवलिन कहती है कि अचानक से तो सब कुछ मुझे काला 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 दिखाई देने लग गया, मतलब मेरे सामने तो अंधेरा ही छा गया कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं बहरी हो गई। अब मुझे दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा, वो भी गूंगे बहरों के स्कूल में, और अब वो म्यूज़िक की तरफ तो जा नहीं सकती जो उसका पैशन था, क्योंकि म्यूज़िक तो सुनकर ही बजाया जा सकता है। बट लेकिन एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो है वो हिम्मत छोड़ने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। अब उसने सोच लिया कि मुझे आगे जो है अपनी लाइफ नॉर्मल ही बितानी है, मैं स्पेशल चाइल्ड नहीं बनने वाली हूँ, मैं कोई गूंगी बहरी नहीं बन के रहने वाली हूँ और उनकी तरह मुझे जीवन नहीं बिताना है, और मैं अपना इंटरेस्ट जो मेरा म्यूज़िक में है मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। अब उसने एक दिन एक लड़की को देखा जाइलोफोन बजाते हुए। जाइलोफोन ऐसा होता है। एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, और उसने सोचा कि मैं इसे भी बजाऊंगी, मतलब मैं भी इसे बजाना सीखूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे जो उसके टीचर्स थे उन्होंने मना किया कि बेटा तुम नहीं कर पाओगी, रहने दो, क्योंकि वो उसके लिए सुनना पड़ता है ना जाइलोफोन बजाने के लिए। लेकिन रॉन फोर्ब्स थे, वो एक ड्रम वगैरह बजाया करते थे, ड्रम या तबला जो भी है। तो उन्होंने जो है उसको देखा, उन्होंने समझ लिया कि हाँ ये लड़की जो है कुछ ना कुछ तो है इसमें, कुछ स्पेशल तो है, ये ज़रूर कर लेगी, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है। ही बिगिन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब उन्होंने उसके सामने 2 बड़े बड़े ड्रम्स जो हैं वो रखे और उन्हें एक ऊंचे सुर पे एक नीचे सुर पे इस तरीके से 2 अलग अलग नोट्स पर, म्यूज़िक के जो सुर होते हैं उनको नोट्स कहा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे बजाना शुरू कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अब वो उससे कहते हैं कि तुम कानों से सुनने की कोशिश मत करो म्यूज़िक को। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। इसको किसी दूसरे तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। अब वो कहती है, एवलिन कहती है कि अचानक ही जो है मैंने महसूस किया कि मैं जो ये जो बड़ा वाला जो ड्रम है जो हायर नोट पे बज रहा है, इसको मैं अपनी कमर से ऊपर के हिस्से में सुन सकती हूँ, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और जो ये लोअर नोट पर बज रहा है उसको मैं अपने शरीर जो कमर से नीचे का हिस्सा है उस पर महसूस कर रही हूँ, उसकी वाइब्रेशंस उसे महसूस हो रही थी।
फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब फोर्ब्स जो थे उन्होंने ये एक्सरसाइज जो है वो बार बार रिपीट की। एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तब एवेलिन ने महसूस किया कि कुछ नोट्स, कुछ सुर ऐसे हैं जो वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट में महसूस कर सकती है। आई हैडंट हर्ड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, सॉरी आई हैड लर्नड। अब उसने सीखा, क्या सीखा उसने? टू ओपन माई माइंड, अपना उसने दिमाग खोलना सीखा उस वक्त पर, और अपनी बॉडी को किसके लिए? साउंड्स के लिए और वाइब्रेशंस के लिए। उस वक्त पर उसने सीखा कि किस तरीके से मैं म्यूज़िक को, आवाज़ों को उनके कंपन के साथ, उनकी वाइब्रेशन के साथ में जो कंपन होती है उसके साथ में अपनी बॉडी से महसूस कर सकती हूँ। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी जो उसकी लाइफ में हुआ वो उसकी जो दृढ़ संकल्प था और उसका जो परिश्रम था उस पर था। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।